अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है कि जो बकिया मैचेस थे अब उनका ऐलान हुआ, और वो क्या ऐलान हुआ वो भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और भी सीरीज़ अनाउंस करने का ऐलान किया है कि आगे चलकर क्या शेड्यूल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कौमी टीम कहाँ से और किस सीरीज़ से किस टीम से खेलेगी। साथ साथ अगर इंग्लैंड की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या खोया क्या पाया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने भी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया कि आपने इस मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया। इन तमाम तर सूरत हाल पर निगाह डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने जानी और हमने तमामी खेलों को आज भी अपनी हेडलाइंस में शामिल किया। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। शायकीन क्रिकेट को इंतज़ार था कि जो बकिया मैचेज़ हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 के, तो वो कब होंगे। अब उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नवंबर में कहा जा रहा है कि ये मैचेज़ होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 14, 15 और 17 नवंबर को ये मैचेस खेले जाएंगे। कौन कौन खिलाड़ी होंगे, क्या वही खिलाड़ी वही टीम्स मैदान में उतरेंगी, ये कहना कबल इस वक्त होगा। अभी बात ये की जा रही है, ज़राए बताते हैं कि एशियन क्रिकेटर्स आपको इन मैचेस में एक्शन में दिखाई देंगे। शो का आगाज़ करते हैं और इसी पर बात करने के लिए और तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमेरिका से मैं बात करूँगा कि इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं और बड़ा खुलकर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपने इनका तबसरा सुना होगा। जब T20 स्टार्ट हुआ था, PSL से भी इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। मकबूल फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के एडवाइज़र हैं। मैं बात कर रहा हूँ काशिफ अंसारी साहब के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन मियां, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ साथ स्टूडियो में जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए, यंग हैं और क्रिकेट खेली है, जोन में क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट खेली है, अंडर 17 तक क्रिकेट खेली है। लेकिन फिर सिस्टम ऐसा है कि लोग छोड़ के अपने काम धंधे में मसरूफ़ हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी की। रिजवान, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि PSL पाकिस्तान सुपर लीग का जो बकिया मैचेस थे अब उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान कर दिया गया है तारीखों का, तो आप कैसे देख रहे हैं अब 14, 15 और 17 को ये मैचेस होंगे। बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये 3 गेम्स का ऐलान करके 4 गेम्स का। अब सवाल ये कि इसकी जरूरत क्या है। देखो, मसला ये नहीं है कि 5 गेम बाकी है, PSL का टाइटल बाकी है। 2 महीने के बाद, नवंबर की 15 के बाद, आपके 2 महीने बाद PSL सीजन 6 शुरू हो जाएगा, ऐसे ही। राइट। तो आप अब ये बैठ के जरा कोई अपना अकल इस्तेमाल करे और कहे कि हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार हैं उन 4 मैचों के लिए 2 महीने पहले। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 2 महीने के बाद उन मैचेस को ऑर्गेनाइज कर लें और उसे 1 हफ्ता पहले शुरू कर दें या उसके साथ शुरू करें और पहले वो PSL 4 को खत्म करें, फिर PSL 5 को खत्म करें, फिर PSL 6 कराएं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आप खर्चे करेंगे, आप ट्रैवल करवाएंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, आपके इंटरनेशनल प्लेयर आधे तो आने से इनकार कर देंगे, आधे आपको नखरे दिखाएंगे, आपका बायोसिक्योर माहौल के मसले मसाइल खड़े होंगे, आपकी पूरी टीम की एफर्ट, पूरी PCB की एफर्ट जो है वो इन मैचेस के ऊपर लग जाएंगी। क्या ये 2 महीने पहले आपको जेब देता है कि ये कराएं? या तो चलो भैया, आप अगस्त सितंबर में करा रहे होते तो मैं कहता चलो ठीक है, हो गया ये, लेकिन 2 महीने रह गए ना, और उन 2 महीनों के बाद तो PSL 6 होनी है, तो उससे 1 हफ्ता पहले करा लेते। मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि इनके फैसले करता कौन है। ये 4 मैचों के लिए आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बुलाएंगे, लाखों करोड़ों रुपया उनके हाथ में देंगे, उनको 10 तरह की रिश्वतें देंगे और उसके बाद उनको बुला करके खिला करके क्या तीर मार लेंगे आप। 2 महीने बाद फिर वो वापस आएंगे, फिर आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे। आप मतलब कौन कर रहा है ये फैसले? कोई अकल, कोई होश अब ठिकाना मुझे पाकिस्तान क्रिकेट समझाओ ना बोर्ड के क्यों जो हो रहा है। ऑफिशियल्स हैं एहसान मानी और वसीम खान, अब छुट्टियों से वापस आए तो फिर ये फैसले किए गए हैं। देखें किस हद तक ये फैसले कामयाब होते हैं। शायकीन क्रिकेट तो खुशी मना रहे हैं कि बिल्कुल हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन आपकी बात भी, आपको पॉइंट भी एक हद तक सही है। रिजवान, आप इस पर क्या कहेंगे जो अनाउंस किया है? आई थिंक काशिफ साहब ने बिल्कुल सही बात करी। इसके 2 पहलू हैं। ऑब्वियसली अगर क्रिकेट के हवाले से बोलें तो बड़ी अच्छी खबर है कि क्रिकेट के ग्राउंड जो है वो दोबारा आबाद होंगे। शायद क्राउड से नहीं होंगे, लेकिन क्रिकेट दोबारा होगी पाकिस्तान ग्राउंड में। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से काशिफ साहब ने ये बोला कि इतना जो खर्चा होगा उस पर क्या रिटर्न उतना मिल सकेगा। बिकॉज अभी भी मैं आज ही पढ़ रहा था, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई $100 मिलियन का 100 मिलियन आया और ऑस्ट्रेलिया भी आया। बायो सिक्योर माहौल में पूरी सीरीज़ कराना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा
कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं, पूरे SOPs स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। सो आई थिंक वही पॉइंट है, क्रिकेट के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है, बट ये इन टर्म्स ऑफ अगर हम कॉस्ट एनालिसिस देखें तो क्या इसका सेंस बनता था। और ये काशी साहब ने बिल्कुल सही बात करी कि ये चीज़ शायद आप जहाँ PSL 6 से पहले वार्म अप मैचेस होते हैं या वो जो एक टेन्योर होता है 1-2 हफ्ते का, उसमें अगर आप ये करवा लेते बिकॉज आपके पास प्लेयर्स भी उस वक्त मौजूद होते हैं। अभी आपके पास फॉर श्योर एशियन प्लेयर्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत हुआ क्योंकि बिकॉज आप जो अनाउंसमेंट हुई है लंकन प्रीमियर लीग की, उसकी वजह से शायद श्रीलंकन टीम्स, हाँ श्रीलंकन टीम के शायद प्लेयर आ जाएं तो आ जाएं, अदरवाइज आई डोंट सी कि कोई ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके पास मौजूद होंगे जहाँ से PCB जो है वो पैसा डिराइव कर सके थ्रू एडवर्टिजमेंट, ऑन ग्राउंड हो या मीडिया के थ्रू हो। सो आई थिंक काफ़ी सवालिया निशान है। ठीक है, आप भी समझते हैं कि सवालिया निशान है, लेकिन ये भी आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि पहले बायोसिक्योर बबल आपको एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो अंसारी साहब, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो अभी हमने देखा IPL में काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी हम पिछले दिनों बातें सुन रहे थे कि मुश्किलात आ रही हैं बायोसिक्योर बबल में, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट भी कराता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी तक उसका भी खाका तैयार नहीं किया गया, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोगों में इतनी अहलियत मौजूद है कि वो बायोसिक्योर बबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे? मेरे प्यारे भाई, सब बिल्कुल सही कहा सिद्दीकी साहब ने कि भाई एडवर्टाइजमेंट, पैसा, आपकी तमाम की तमाम स्पॉन्सरशिप कौन देगा? करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप चाहिए 4 मैचों के लिए, 6 मैचों के लिए, कौन देगा? और बायोसिक्योर का जहां तक ताल्लुक है, मैंने ICC से डायरेक्ट बात करी थी 2 महीने पहले, और मैंने उनको कहा कि अकल के दुश्मनों, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी ट्रैवल इंडस्ट्री बंद पड़ी है? क्या तुम्हारी मार्केटिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी है? क्या सरकारी दफातर बंद हैं? क्या तुम्हारी रिक्रिएशन स्पॉट्स बंद हैं? जवाब आया नहीं। तो फिर क्रिकेट ग्राउंड क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्या 1:3 और 1:4 के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाई नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। मुझे कोई जवाब दे ना, इसका कोई जवाब दे मुझे कि आखिर 4 सीटें छोड़ के एक स्पेक्टेटर, एक तमाशाई वहां क्यों नहीं बैठ सकता? इस पे हमने देखा कि प्लेयर्स को भी आवाज उठानी चाहिए, मैनेजमेंट्स को भी आवाज उठानी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं, समझ में नहीं आ रही ना, क्योंकि इतनी अक्ल नहीं है। कोई बैठ के मेडिकली उनको ये बात समझा नहीं पा रहा। वहां बैठे हुए सूरमा, वहां बैठे हुए चैंपियन जो कुर्सियों पे जम के बैठे हुए, कोई अकल और होश की बात करने को तैयार ही नहीं है। भाई, अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, चलो मैं मान लेता हूँ जी, या अगर अप्रैल का महीना था सब कुछ बंद था, मई का महीना था सब कुछ बंद था, लेकिन उसके बावजूद चीजें हो रही थी। अब तो दुनिया बहुत रिलैक्स हो गई है भाई। अब तो यूरोपियन ट्रैवल आपके 10%, 20%, 25% खुल गया। अमेरिका के अंदर बेपनाह ट्रैवलिंग हो रही है। पाकिस्तान का माहौल आपने खुद देख लिया कि हमने मजहबी तमाम रसूमात भी अदा की, बकरा ईद भी करी, और अपने तमाम जो मजालिस हैं वो भी हुई। उससे पहले हमारी रमजान भी हुए, ईद भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर हो रही हैं। तो इसमें आपको 1:4 की सीटिंग करके क्रिकेट खिलानी है, वरना स्पॉन्सर नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं है। क्या जरूरत है ये फिर करने की? बिल्कुल, और हमने देखा कि कौमी टीम को भी इस सीरीज में स्पॉन्सर बहुत ही मुश्किलों से मिला, लेकिन एक बात ये भी है कि जो अब ये मैचेस का ऐलान हुआ है तारीखों का, इसका एक प्रेशर भी मैं समझता हूँ कि क्रिएट हुआ था कि IPL हो रही है, लोग कह रहे थे, मीडिया भी कह रहा था, और हमारे शायकीन जो हमारे फैंस हैं क्रिकेट से प्यार करने वाले, वो ये बातें कर रहे थे कि जब IPL हो सकती है तो पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस क्यों नहीं हो रहे। तो आप ये समझते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट किया गया रिजवान के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर? आई थिंक प्रेशर तो से ज़्यादा इनका अपना प्रेशर ज़्यादा था, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी बातें उस वक्त ये थी कि उसी वक्त ही ख़त्म कर दिया जाए, रादर दिन के कुछ बातें ये भी हो रही थी कि मुल्तान सुल्तान को विनर बना दिया जाए, रादर दिन के इतना खींचा जाए इस PSL को, जहाँ पे ऑब्वियसली वो एक टूर्नामेंट का टेम्पो भी ख़त्म हो जाता है और उसकी वो फॉलोइंग भी ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक वो आवाम से ज़्यादा इनका अपना प्रेशर ज़्यादा था, बिल्ड हुआ इन पे कि हमने एक डिसीजन लिया तो उसको अब हमने किसी तरीके से जस्टिफाई तो करना है। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से इन्होंने ये आई थिंक डिसीजन लिया है। बट अब ये डिसीजन अगेन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट सेंस नहीं बना रहा है, बिकॉज मैंने वही जो बात करी कि अगर ECB इतनी बड़ी बात इतना खसारा शो कर रहा है तो PCB के पास वो एडवर्टाइजर किस तरीके से आएगा। सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है ये डिसीजन। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग की हमने बात की, और हमारे दोनों जो गेस्ट उनका ये पॉइंट है कि कुछ सेंस नहीं बनता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये शेड्यूल अनाउंस करने का। साथ साथ श्रीलंका प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान से भी एक टीम जा रही है, और वो टीम
एक नदीम उमर साहब की जो कोयटा ग्लैडिएटर्स आप देखते हैं, अब उनकी गाल ग्लैडिएटर्स वहाँ पे एक्शन में दिखाई देगी और उन्होंने अपना आइकन प्लेयर जो है शाहिद आफरीदी को बनाया। और उनसे सवाल हुआ जबकि आपके कप्तान तो सरफराज अहमद थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, तो उसमें आप नहीं शामिल करेंगे उनको, तो उन्होंने कहा सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, जिसके बिना पर हमें मुश्किल होगी उनको कप्तान बनाने में। तो अंसारी साहब, ये कैसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान से एक टीम जा रही है श्रीलंका प्रीमियर लीग में और कहा यह जा रहा है कि वहाँ इंग्लैंड से, कैरेबियन से और भारत से भी ऑनर्स आ रहे हैं अपनी अपनी टीम्स लेके? अगर तो तमाम मुल्कों के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स आ रहे हैं तो हमारे भी जाएंगे, और अगर सारे वहां पर रिटायर्ड प्लेयर या माजी के खिलाड़ी खेल रहे हैं तो फिर हमारे भी नहीं जाएंगे। ये सिंपल सा रूल है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तासुब या किसी किस्म की कोई पसंद नापसंद का मसला नहीं है। देखना यह है कि टीम क्या अनाउंस होती है। अगर कोई और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जा रहा है किसी दुनिया के किसी मुल्क से तो हमारे भी जाने चाहिए, उसमें सरफराज कप्तान होंगे। लेकिन अगर नहीं जा रहा तो फिर उसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मसला ये नहीं है मेरे प्यारे भाई, आप अपनी पिछले सवाल पे आइए। क्रिकेट बोर्ड का काम होता है क्रिकेट की खिदमत, क्रिकेट के मसाइल को सुनना, उसको बखूबी हल करना। आपने अभी, मुझे यकीन है कि आप प्रोग्राम में आगे चल के T20 की सीरीज पे भी बात करेंगे, मैं बिल्कुल बात करूंगा, बात करके। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो चीज हो रही है, जिस तरह की खिदमतें ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खिदमत के खाने में पुर नहीं किया जाता, उसको दुश्मनी के खाने में पुर किया जाता है। और मैं उसको साबित कर दूंगा आपके सवाल के जवाब में। सही, ठीक है। आपका पॉइंट आ गया काशिफ अंसारी साहब। रिजवान, आप क्या कहेंगे गाल ग्लैडिएटर्स के हवाले से कि जो लंदन प्रीमियर लीग में एक्शन में दिखाई देगी हमें? क्रिकेट के हवाले से अगेन अच्छी न्यूज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज एक क्रिकेट का फुकदान इस वक्त ओवरऑल हुआ हुई है, जिसकी वजह से आई थिंक एक अच्छा डिसीजन है। अगेन डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हमारे जाएंगे उनके लिए अच्छा एक्सपोजर होगा, इंटरनेशनली खेलना श्रीलंका के ग्राउंड्स में खेलना। सो एक अच्छा ऑब्वियसली एक्सपीरियंस फॉर दी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हेल्प करेगा वो, फिर कोयटा को इन इटसेल्फ हेल्प करेगा जब वो PSL में उतरते हैं। और आफरीदी का एसोसिएट होना अगेन ऑब्वियसली एक वर्ल्ड स्टार हैं वो, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। तो उनका आई थिंक वो काफ़ी हद तक डिराइव करेगा मकबूलियत गाल ग्लैडिएटर्स की। ठीक है, आप ये समझते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी है और वहाँ भी जो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वो मोइन खान हो, चाहे वो नदीम उमर हो, वो भी ये बात कर रहे थे कि क्रिकेट की बेहतरी होगी, T20 क्रिकेट की बेहतरी होगी। और अगर भारत से भी कोई टीम आती है वहाँ पे खेलती है और उसमें भारतीय खिलाड़ी होते हैं, यहाँ से पाकिस्तान की टीम के कुछ खिलाड़ी होते हैं, तो उसके स्पाइस में मज़ीद इजाफा होगा और अच्छा एक ग्लैमर देखने को मिलेगा। इसी तकरीब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच और पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान भी मौजूद थे। और जब मोइन खान मौजूद हों और उनसे क्रिकेट की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर क्या बात कही, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। फर्स्ट टेस्ट में कुछ चीज़ें नज़र आई थी, अज़हर अली से अच्छी कप्तानी नहीं हो सकी। तो दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ द कैरियर, पार्ट ऑफ द मैच। ये हो जाता है कभी, आप ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना चाहते हुए अच्छी हो जाती हैं, आप मैच जीत जाते हैं, बट इंटेंशन कभी भी किसी की गलत नहीं होती है। बाबर अभी क्यों थोड़ा अर्सा हुआ, उनको वक्त देना चाहिए। आप लोगों को अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा अथॉरिटिव होना चाहिए, ग्राउंड में नज़र आना चाहिए उनकी अथॉरिटी। रिजवान और सरफराज का कंपैरिजन, नेचुरली रिजवान को भी क्रिकेट खेलनी है काफ़ी, नो डाउट वो बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। आई थिंक टेस्ट मैच के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसा एनर्जेटिक प्लेयर होना चाहिए आपके पास। वेरएज़ T20 की जहाँ तक बात है, जब आप सरफराज को लेके गए थे तो सरफराज को फर्स्ट चॉइस पे खिलाना चाहिए था। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कभी ऐसे प्लेयर को बाहर नहीं बिठाता बेंच पे जो सीनियर प्लेयर होता है, या तो वो 11 में होगा या वो टीम में नहीं होगा। इट्स बेटर टू हैव यंगस्टर्स, ग्रूम देम, और वो टीम के साथ रहेंगे तो सीखेंगे, जाहिर सी बात है। फिर सीनियर प्लेयर्स को नहीं हो। जब आपको लेके गए थे सरफराज को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको खिलाना चाहिए था। अगेन मैं कहूँगा कि अभी 6-8 महीने हुए, आप देखें, 1 साल तो दें कम से कम, फिर बात करेंगे। मुश्किल ज़रूर होती है डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, क्रिटिक बहुत होता है। आई डोंट नो किस तरह वो इस चीज़ को लेते हैं, बट मैंने अभी तक देखा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आते हैं मुझे अक्सर। मीडिया का जो कहना चाहिए कि जिस तरफ रुझान होता है उस तरफ ज़्यादा सोच नज़र आती है कि रादर देन एक क्रिकेटर वाली एक मुस्बत और एक कंस्ट्रक्टिव सोच हो, जिसमें डिटर्मिनेशन नज़र आए। अपने फ़ैसलों पे इंसान को जब करता है तो उस पर कायम रहना चाहिए, वो अच्छी चीज़ होती है। तो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा कोचिंग कर रहे हैं, नेचुरली उनको भी टाइम देना चाहिए। उनको मुश्किल हो रही होगी, यकीनन अपनी गलतियों से सीखेंगे।
जी हाँ, आपने मोइन खान की बात सुनी और पहले तो वो खुलकर बात करते थे, आज थोड़ा डिफेंसिव हमें नज़र आए। काशिफ अंसारी साहब, क्या कहेंगे T20 सीरीज़ की? आप बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसी देखनी आपने T20 सीरीज़? तीसरा टेस्ट मैच भी हमें बारिश ने बचा लिया, वरना बारिश के बायस हमारी बहुत सारी गलतियाँ थीं जो मंजर आम पर आनी थी। क्या बात है। जिस तरह इस मुल्क को अल्लाह ने बचाया हुआ है, इस तरह क्रिकेट को भी अल्लाह ही बचाता है। वरना सही बात है। हमारी जो सलाहियतें और हमारी जो लोगों की कोशिशें हैं, वो यकीनन वो इस तरफ इतनी कारगर नहीं साबित होती। वो अपने लिए और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। T20 सीरीज की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो एक बात को कान खोल के सुन लें कि बाबर आजम कप्तान मटीरियल नहीं है हुँ, इस वक्त, कम अज कम इस वक्त। और इसको गलत मायनों में मीडिया ना ले, क्योंकि वो अक्सर और बेशतर मेरी बातों को घुमा के इन जी, लड़कों तक पहुंचाते हैं और बोर्ड तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ये लड़के, चाहे पहले वो सरफराज हो या इमाद हो या कोई हो, वो फिर नाराजगी का इजहार करते हैं कि आप खुल के इस तरह की बात हमारे बारे में क्यों करते हैं। सही। देखिए, हमारे यहाँ कप्तान जो है वो मुझे भी कॉल्स हादसाती आती हैं तौर कि पे काशिफ अंसारी साहब से कहा करें कि हाथ हल्का रखा करें। मैंने कहा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, मुझे पता है वो ये हल्का हाथ रखा करे तो उसको कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज, उसे कहा जाता है जी। मुनाफकत। और मुझसे मुनाफकत नहीं होती। प्रॉब्लम हुँ। यही है, जब से इस उम्र को पहुंचा हूँ, मुनाफकत का दामन हाथ से छूट चुका है। तो अब जो बात होती ठीक है है दिल अंसारी की साहब, अभी होती है और प्रोड्यूसर भी काम मुझे कह रहे हैं कि हल्का हाथ रखें और ब्रेक ले जाएं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे और मजीद इस टॉपिक पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे नाजरीन से कहूँगा कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। हमारे साथ स्टूडियो में रिजवान साहब मौजूद हैं, अमेरिका से हमारे साथ डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब मौजूद हैं। और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे T20 सीरीज़ के हवाले से और काशिफ अंसारी साहब कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने ये बात कही थी कि बाबर आजम पहले तो कप्तानी मटेरियल नहीं है, और वो क्या कह रहे थे? अंसारी साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, दुनिया का बेहतरीन T20 बैट्समैन बाबर आजम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और ये हमारे लिए फख्र का मुकाम है कि पाकिस्तान में बाबर आजम पैदा हुआ है और पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और दिल से पाकिस्तानी है वो, ठीक है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जब भी कप्तान बनाया जाता है, वो रातों रात फैसले होते हैं और जो सामने नजर आता है ऐसा ही है। उसको कप्तान बना देते हैं। चाहे वो अजहर अली की सूरत में हो, चाहे वो सरफराज की सूरत में हो, चाहे वो बाबर आजम की सूरत में हो, चाहे कोई भी हो, किसी हम्म। ने ना तो कभी कप्तानी की ख्वाहिश की हम्म। और ना ही कोई कप्तानी का अहल था। हम्म। साफ साफ सुन लीजिए, अहल किसको कहते हैं? अहल उसको कहते हैं कि जिसने कहीं पर अपनी कायदाना सलाहियतों को लोहा मनवाया हुआ हो, बिल्कुल। जिसने एक ट्रैक रिकॉर्ड दिया हुआ हो कि देखो मेरे अंदर ये सलाहियत है। और कप्तान दो चीजों से बनता है, एक तो कायदाना सलाहियतें, फिर दूसरी उसकी अपनी परफॉर्मेंस। और इन तमाम चीजों में सबसे अहम पहलू ये है कि उसके अंदर टीम को लेके चलने की और प्लेयर से उनके मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करवाने की कितनी सलाहियत है। सही। ठीक है, ये तो सुनिए, दुनिया के अच्छे खिलाड़ी जरूरी नहीं है कि अच्छे कप्तान हो। आपके पास बेशुमार मिसालें हैं सचिन उसकी। तेंदुलकर मोहम्मद की भी यूसुफ की मिसाल है हमारे मिसाल है, पास। सईद अनवर की मिसाल है, राहुल द्रविड़ की मिसाल है, सुरेश रायना की मिसाल है, बेशुमार मिसालें हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब तो ये सीखने की बात है। हमारे यहाँ चूंकि सिस्टम नहीं है, रातों रात कप्तान बनते, होना ये चाहिए था कि जिस वक्त मिसबा साहब का तूती बोलता था, उस वक्त बोर्ड के ओहदेदारों को, अगर ये पाकिस्तान से प्यार कर रहे होते, क्रिकेट से प्यार कर रहे होते, तो एक वक्त में 2-2, 3-3 कप्तान तैयार करने चाहिए थे। मिसबा साहब जो हैं वो 100 साल तक तो नहीं खेलने वाले थे ना, बिल्कुल। और अचानक रिटायर भी नहीं हो रहे। ये तो बात सबको पता थी कि आइंदा साल सही। 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। उस वक्त के पीसीबी के ओहदेदारान वो अपनी कुर्सियां बचाने में लगे थे, कप्तानी बचा रहे होते और पाकिस्तान की क्रिकेट को बचा रहे होते, तो 2-3 लड़कों को तैयार कराते, 2-4 मैचों में मिसबा को बिठाल के अजहर से कप्तानी करवाते, सरफराज से करवाते, बाबर से करवाते और उनको तैयार करते कि यार देखो कैसे करते हैं कप्तानी। और पानी की बोतल लेके मिसबा जाते ग्राउंड में, मशवरे देते मिसबा, क्योंकि वो असल कप्तान तो वही थे। जिस तरह माइकल क्लार्क ने किया था हिंदुस्तान के साथ टेस्ट मैच में, एडिलेड के दौरान, चौथा टेस्ट मैच, आज से 4 साल पहले की बात है। और स्टीवन स्मिथ को कप्तान बनाकर वो ग्राउंड में पानी ले लेके जाके उसको मशवरे देते थे। सही। इसे कहते हैं क्रिकेट से और वतन से प्यार और उस क्रिकेट की खिदमत। हमारे यहाँ अपनी खिदमत होती बिल्कुल है, ऐसा ही प्यार आपने होता है सही बात की कि हम लोग अपनी जॉब्स के चक्कर में अभी भी देखें, वो खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में लिए गए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो उन पर तनकीद कर रहे थे। अब मैं सबके ट्वीट्स देखता हूं तो पॉजिटिव ट्वीट्स आते हैं
कल तक वही मिसबाह उनको बुरा लगता था, आज वही मिसबाह उल हक बहुत अच्छे हो गए, वही क्रिकेट बोर्ड का सेटअप बहुत अच्छा हो गया। रिजवान साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, बहुत बातें हो रही थी बाबर आजम की कप्तानी पे, जो सेकंड T20 मैच पाकिस्तान हारा 195 रन करके भी, तो आप भी एक यंग हैं, क्रिकेट को काफ़ी फॉलो करते हैं, आपने कैसा देखा बाबर आजम की कप्तानी को? देखिए, बाबर आजम को ऑब्वियसली कप्तान बनाना शायद इन द फ्यूचर बिल्कुल सही डिसीजन होता। इवन अगर आपने अभी भी बनाया तो उसको बनाकर दरिया में छोड़ देना नहीं चाहिए था आपको। सही। आपको अब जिस तरह आपने तीसरा T20 देखा, आपने सरफराज को इंक्लूड किया टीम में, आपने काफ़ी हद तक चेंजेस उसकी कैप्टनसी डिसीजन में बाबर की देखी, जो कि इंस्पायर्ड थी शायद सरफराज की, कि जिस तरह ही पहली विकेट गिरी तीसरे ओवर में T20 मैच के 2 स्लिप्स आ गई, जो कि हमेशा फर्स्ट स्लिप होती थी, 2 स्लिप्स का लगना। फिर बाबर हमेशा कैप्टनसी के बाद मिड ऑफ पे होते थे, हमेशा कल के मैच में वो स्लिप पर आ गए थे बिल्कुल। सो इवन अगर आपने बाबर को बना दिया, ठीक है आपने अपनी कुर्सी बचानी थी, आपने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है आपने बाबर को बना दिया कप्तान, बट जब आपको पता था कि कप्तान अभी प्रिपेयर नहीं है, तो उसके साथ आप जिस तरह कोहली और धोनी की जो जो कॉम्बिनेशन है वो इंडिया में, मतलब कोहली दुनिया तो में हमेशा ही धोनी को रखना चाहता था टीम में, ऐसा ही है। सो इसी तरीके से अगर बाबर को भी सरफराज दिया जाता साथ, और जिस तरीके कल के मैच में जो नज़र आ रहा था कि सरफराज को बैकअप या एक तरीके से आप कहते हैं कॉन्फिडेंस दिया है मैनेजमेंट ने कि सरफराज चाहिए फील्ड में, हमें सिर्फ एक कीपर नहीं चाहिए, सो अगर उसी तरीके का कॉन्फिडेंस देकर रखते तो आई थिंक वो बाबर पे जो इतना इनिशियल एक तो उसके पास सीरीज बड़ी मुश्किल आई, वो जिस तरह ही उसको कप्तान बनाया अपना ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया में आपके बड़े बड़े कप्तान कुछ नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली कैप्टनसी के हवाले से वो तो एक आना ही था उस पर। फिर उसके बाद इंग्लैंड चला गया वो, फिर उसके साथ एक अब कैप्टनसी के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे डिसीजन मेकिंग पीछे से ऐसी होती है, कोई प्लेइंग 11 के सिलेक्शन की बात हो या कौन से तो उस पर वो डिसीजन ऐसे होते हैं कि कप्तान जो है ना वो और ही बेचारा हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कि उसके पास ऑप्शंस ही नहीं रहते बिल्कुल। सो वो आई थिंक बाबर को बनाना, क्योंकि वो एक इंडिविजुअली बड़ा अच्छा प्लेयर है, बेशक आपने बना दिया, चलें सही है, फिर भी आपने बना दिया, बट आप उसके साथ एटलीस्ट, चलो आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया तो आप सरफराज को एक साल तो उसको सरफराज के साथ लगाते, क्योंकि सरफराज मैं इसलिए कह रहा हूँ इवन दो यस हफीज़ और मलिक भी हैं, बट सरफराज की कैप्टनसी इज़ डेफिनेटली, किसी को उस पर डाउट नहीं है उसकी जो कैप्टनसी स्किल्स हैं, और उसी के हाथ के ये सारे प्लेयर्स इन द सेंस के ऑब्वियसली बाबर आजम भी बहुत ही यंग क्रिकेटर था बहुत जब बूस्टअप किया हाँ, था सरफराज तो ने, वो उनको 2-3 साल में जो उसकी परफॉर्मेंस सरफराज और मिकी आर्चर के अंडर आई, तो वो एक कल भी नजर आ रहा था कि ऑल दीज प्लेयर्स जो हैं वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो इमाद हो या बाबर हो या कोई भी हो। तो आई थिंक एक डिसीजन आपने लिया था, उस डिसीजन को अगर ले लिया था तो उसके साथ एक प्लान ऐसा होना चाहिए था कि आप उसको उस डिसीजन को आप एक पॉजिटिव डिसीजन या एक सक्सेसफुल डिसीजन में ट्रांसलेट कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली हम बस डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद बस दरिया में डाल बिल्कुल दिया ऐसे ही बाबर कि को। हमने डिसीजन ले लिया, लेकिन अब देखते हैं कि बाबर आजम को टाइम देना तो बिल्कुल चाहिए, कि अब उनको नए नए उनको कप्तानी मिली है, उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, उस पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन वही वाली बात आज मोइन खान साहब ने भी ये बात कही, जो उससे पहले हमने आपको क्लिप दिखाया था, कि बाबर आजम बिल्कुल प्लेयर तो बहुत अच्छा है लेकिन कप्तानी का मटेरियल नहीं है। यही हमारे काशिफ अंसारी साहब भी ये बात कर रहे थे, लेकिन काशिफ अंसारी साहब आपने भी सुनी मोइन खान साहब की बात, मुझे वो थोड़े बुझे बुझे से लगी, कि आप समझते हैं कि अभी भी 90s के कुछ क्रिकेटर की एंट्री बाकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, उनके अलावा कोई आपके पास चॉइस नहीं है, ये आएंगे, सारे आएंगे। और मोइन खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके कमेंट पे कमेंट दूं, लेकिन जब आपने मुझे सुनवा ही दिया तो मेरे भी उसमें 2 सेंट सुन लीजिए। मसला ये है कि मिसबा को डिफेंड करने के बजाय बेहतर ये होता कि वो पूछते कि मिसबा को किस हैसियत में कोच बनाया है, किस हैसियत में चीफ सिलेक्टर बनाया। कोई एक शख्स 22 करोड़ अवाम में से खड़े होके मुझको मिसबा की क्वालिफिकेशन बता दे, मुझे ये बता दे कि मिसबा ने माजी में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो सिया और सफेद के मालिक हैं इस टीम के। तो उसके ये जुमला मैं सुनना चाह रहा था मोइन खान साहब के मुंह से। हाँ, अगर मोइन खान साहब को चीफ सिलेक्टर या कोच बनाया होता तो मैं मानता कि हाँ, माजी में भी कोच रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं, 10 चीजों के अंदर डिसीजन मेकिंग भी आती है और पाकिस्तान के एक असासा है। लेकिन मिसबा को सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुछ लोगों के पसंदीदा हैं, वो कुछ लोगों के चाहने वाले हैं, कुछ जान पहचान है और किसी का बंदा है, उसको लाके बैठा दिया। लेकिन अब परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी पाकिस्तान मुब्तला है,
इसलिए मुब्तला है मेरे भाई कि काम नहीं आता, आप मुझको बना दो ना। आप एक काम करो, आप अपनी टीवी की चैनल का हेड मुझे बना दो, कसम से 12 घंटे के बाद मैं बाल नोच के बाहर निकल जाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि मुझको आता नहीं है। यही काम उनका है। अगर तो बाबर को या किसी अजहर अली को दुनिया में कुछ करना है बहैसियत एक कप्तान, तो सबसे पहले मिसबाह को ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जो असर मिसबाह नेगेटिव असर लेके ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनकी है, उनके सामने ये बच्चे जो है ना अपने नाखून कतराते हैं। और जब ऐसी सूरत हाल हो, और चलो भाई आपका माजी बड़ा ताबनाक हो, आपने बड़े बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हों, तो मैं मानूं कि हाँ भाई आप ये चीज अपने लड़कों में ट्रांसमिट कर दोगे, आप उनको बहादुर बना दोगे, आप तगड़ा बना दोगे, आप उनको लड़ना सिखा दोगे। मिसबाह ने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। मिसबाह जो की सोच ग्राउंड में होती थी कि मैच ना हारें, मैच जीतने की सोच और मैच ना हारने की सोच में एक बहुत बड़ा बीच में वसी गैप होता है, और उस गैप को पूरा करने के लिए आपको सदियां लग जाती हैं। इस गैप को पूरा करने वाले लोगों में स्टीवन स्मिथ का शुमार होता है, रिकी पॉन्टिंग का होता है, महेंद्र सिंह धोनी का होता है, विराट कोहली का होता है। ये वो कप्तान थे कि जो मैच जीतने के लिए फील्ड में उतरते थे। हमारे मिसबाह साहब मैच को बचाने के लिए उतरते थे। अब वही सोच वो बकिया कप्तानों में डाल रहे हैं। अब आप पूरे टेस्ट मैच में और यही बात आज मोइन खान साहब ने भी की कि मुझे चाहे वो T20 हो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, डिफेंसिव अप्रोच नजर आई। और मिसबाह उल हक जिस तरह आपने कहा कि अगर वो खेलते भी थे, खुद कप्तान थे, तो डिफेंसिव खेलते थे। और वही अजहर अली में हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव अप्रोच नजर आई, और T20 क्रिकेट का तो हाल ही बुरा हो गया था सेकंड टेस्ट मैच में कि वकार यूनिस क्या कर रहे हैं, इस पर भी बातें हो रही हैं। और ज़राए बताते हैं कि अब मिसबाह उल हक की जगह हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो क्रिकेट कमेटी का इजलास है वो ये बातें कर रहा है कि हो सकता है कि उनकी जगह यूनिस खान और वकार यूनिस की जगह शुएब अख्तर को दे दी जाए। बातें ये भी हो रही हैं। तो आप रिजवान क्या समझते हैं कि शुएब अख्तर को क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में अगर लाया जाए तो उससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा? क्योंकि जिस तरीके के उनका टेम्परामेंट है शुएब अख्तर का, वो बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट के आदमी हैं। आई थिंक शोएब अख्तर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एटीट्यूड उनका देखें तो ऑब्वियसली वो ऐसा है कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ उनका होना विल ऐड पॉजिटिविटी एंड एग्रेशन टू द टीम। ऑब्वियसली जिस तरह जितनी हम बात करते हैं कि अगर वो बॉलर्स को सिखा सकेंगे या नहीं सकेंगे, तो वो आई थिंक एक कोच से ज़्यादा स्किल्स का बनाना जो है वो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर या NCA का काम है। कि अगर हमने जिस तरह नसीम शाह को देखा, लुक एंड फील बड़ी अच्छी एज अ बॉलर है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि स्किल्स कम है उसके पास कोई ऑफ द विकेट इन स्विंग आउट स्विंग नहीं है, उसके पास रिवर्स स्विंग नहीं है। अब ये डेवलप कराना ये टीम के साथ रख कर डेवलप नहीं करवाया जाता। इसके लिए आप उसको वापस भेजते हो कि आप अपनी अकेडमीज भेजो और उनसे वहाँ पे जो आपने कोचेज रखे हुए हैं वो उसको वो स्किल सेट सिखा के और फिर टीम में भेजें। सो टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि उसको चैनल सही से कर सके जो स्किल सेट है। स्किल सेट डेवलप जो है वो टीम से बाहर रहकर होता है। आई थिंक यूनुस खान तो खैर पता ही है सबको कि वो तो ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट एडिशन टू द सेटअप। जहाँ तक शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ ने 250 कर दिए इंग्लैंड में, इंग्लैंड की सरजमीन पर। यूनुस खान ने बहुत उसके हवाले से बातचीत भी की कि मैंने किस तरह हफीज़ के साथ काम किया। और एग्जैक्टली ओवरऑल अगर आप पूरी सीरीज भी देखें तो आपके बैट्समैन का इतना इशू नहीं आया जितना आपके बॉलिंग का हमारा बहुत है। ऑब्वियसली जिस पे ये बातें की गई कि हमारी ना तजुर्बेकार बॉलिंग है, ना तजुर्बेकार बॉलिंग भी है। फिर हमने वही, मैं उस बात को भी आगे बढ़ाऊंगा जो काशिफ साहब ने भी करी। असल में जब ऑब्वियसली एक PCB में एक जो भी टीम तरतीब दी गई, जो ऊपर हायर मैनेजमेंट बनी जिसमें वसीम खान भी है, एहसान मानी भी है, क्रेडिट कमेटी बने, उन्होंने फिर ऑब्वियसली एक डिसीजन लिया जिसके बाद टीम मैनेजमेंट तश्कील दी गई। वकार भी थे, मिसबाह भी थे। मुझे ये बता दें कि मैं, आप या इवन जितने भी जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, सबको क्या उम्मीद थी क्या होगा? सबको यही उम्मीद थी जो हुआ। सही है। सो आई थिंक जो मिसबाह को बुरा बोलना या वकार को बुरा बोलना इज आउट ऑफ डिस्कशन नाउ। जिन्होंने ये डिसीजंस लिए थे वो लोग कौन थे और उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे वो तो अपनी जॉब बचा रहे ना। हाँ, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे डाउट है और आगे जाते हुए डिसीजंस वो किस लेवल तक सही ले सकेंगे, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑब्वियसली यही क्रिकेट बोर्ड था ना जिसने वकार यूनिस को 3 दफा बोला कि ना अहल है, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता, इनको बाहर करो। सो जब वो 3 दफा हो गया, फिर मिसबाह जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जब आपने ऐसे लोगों को कर दिया भर्ती, सो देखो आपको भी आज कोई बोलेगा ना आज जो है पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया था तुम्हें, तो आप तो खुशी खुशी बन जाएंगे ना, क्योंकि आप तो क्रिकेट फॉलोअर हैं। आप ये बोलेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं बन सकता, मुझे नहीं है। सो आप तो खुशी खुशी बनेंगे, बट बनाने वाला कौन है, आई थिंक दैट इज मोर
ऑफ अ डिस्कशन नाउ रादर देन कि मिसबा और वकार की चलें, कैपेबिलिटी। ठीक है, आप समझते हैं कि बनाने वालों को वो पकड़ना चाहिए, और मैं भी ये समझता हूँ कि जो ये डिसीजन लेता है, ये बातें होती हैं या इन लोगों को फाइज कर दिया जाता है। चौथा असाइनमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वकार यूनिस का, और हमारी बॉलिंग की क्या हालत है वो आप सबके सामने है कि हम 195 रन भी नहीं रोक पाए, और कल का मैच भी जिस तरीके से हम जीते वो भी बहुत सनसनीखेज़ मराइल में दाखिल हो गया था। कुछ अच्छी बॉलिंग कर दी वहाब रियाज ने मोइन अली को आउट करने के बाद, फिर मैच में हम वापस आए। तो बात करेंगे, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सरफराज अहमद पे भी बात करेंगे, और सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था यूट्यूब की वीडियो बनाने से, और एक बार फिर उन्होंने वीडियो बना दी, तो इस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। हम प्लेयर्स को डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से कबल, लेकिन अब कुछ बात करते हैं दौरा इंग्लैंड से। कौमी टीम जब खेल चुकी तो उसके बाद हमारे प्लेयर्स ने क्या तासुरात दिए, क्या उन्होंने इजहार किया कि बायोसिक्योर बबल में जो सीरीज़ खेली और इंग्लैंड ने उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे, उन्हीं की राय, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। जी, आपने खिलाड़ियों की ज़बानी सुना कि उनका टूर कैसा गुजरा, दौरा इंग्लैंड कैसा गुजरा, और यहाँ आपने सरफराज अहमद की वीडियो भी देखी, और हमने देखा कि आज सरफराज अहमद ने एक ट्वीट किया अपना, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। शायराना अंदाज में उन्होंने एक ट्वीट किया जहां वो कहते हैं कि उन पर तनकीद की जा रही थी कल के मैच के बाद से, और उस तनकीद से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये ट्वीट का जवाब दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका एक्शन ना ले ले, लेकिन क्योंकि मुश्ताक अहमद तो बनाते रहेंगे वीडियो, उनका एक्शन ले नहीं सकते, और जिसकी गर्दन पतली होती है वो दबा देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ये निज़ाम है हमारा। जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे इस मामले पर? सरफराज अहमद ने एक दिल बर्दाश्ता होकर ट्वीट किया है और शायराना अंदाज अपनाया उन्होंने। जी, अच्छा ट्वीट किया है। अब उस पे क्या तबसरा करें, उन्होंने अपने दिल की बात करी। लेकिन सरफराज बड़ा सॉफ्ट आदमी है, बहुत ही नरम मिजाज और खुशगू और खुशगुफ्तार इंसान है। वो बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही मोहब्बत और खंदा पेशानी से जो है बर्दाश्त कर जाता है, और ये एक अच्छे खानदानी शख्स की निशानी होती है। बहरहाल आप T20 पे बात करें। आप सिद्दीकी साहब ने ब्रेक मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, कल जब सरफराज अहमद को मौका मिला तो लोगों ने तनकीद की कि मोहम्मद रिजवान की 2 मैचों में बैटिंग नहीं आई, किस बिना पर उनको ड्रॉप किया और सरफराज अहमद को टीम में मौका दिया गया। आज मोइन खान ने भी ये बात की कि मिसबाह-उल-हक शायद मीडिया के प्रेशर पे आके तब्दीलियाँ करते हैं, उनका कोई अपना माइंड नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको सरफराज से तो उनको वैसे भी सरफराज उनकी गुड बुक्स में नहीं है इतना, सच्ची बात ये है। ठीक है, लेकिन अब मुझे कोई ये बता दे कि रिजवान, फिर वही बात मैं करूंगा कि परफॉर्मेंस किसकी थी, किसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे जवाब दो कि रिजवान ने अपनी टीम को कितने गेम T20 के जितवाए हैं, रिजवान की बुक्स में कितने बिग शॉट्स मौजूद है, रिजवान ने कितने गेम्स के अंदर मैच विनिंग इनिंग खेली है। लेकिन सर ये सवाल तो अगर हम चाहें तो साबिक कप्तान राशिद लतीफ से भी कर सकते हैं, वो तो कह रहे हैं मुस्तकबिल का कप्तान हो सकता है मोहम्मद रिजवान, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हाँ बिल्कुल, लेकिन टेस्ट मैच और वनडे, T20 नहीं बेटा। T20 में सरफराज है, T20 की नॉलेज सरफराज, गली क्रिकेट है ये, गली क्रिकेट में सरफराज के अंदर क्रिकेटिंग सेंस है। हाँ, उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, हाँ उसने अपने साथ खुद ज्यादती की है जब से 2 साल तक कप्तान बना रहा और हसन अली और शादाब और इमाद वसीम के पीछे छुपा रहा बैटिंग में वो। लेकिन वो नया सरफराज निकल कर आया है, मेहनत कर रहा है, PSL में परफॉर्मेंस दी, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, और इस वक्त आपके पास उससे बेहतर विकेट कीपर T20 के लिए नहीं है। यार ये मुझ जैसे क्रिकेट के तालिब इल्म की समझ में ये बात आ रही है, तो ये जो बैठे हैं 3-3 4-4 100 गेम्स खेल के, इनकी समझ में क्यों नहीं आती? अब बात निकली थी बॉलिंग की। मेरे प्यारे भाई, आपने बात शोएब अख्तर की भी की। मैं दोनों बातों का जवाब आपको देता हूँ। शोएब अख्तर साहब दुनियाई क्रिकेट का एक वो सितारा है जो हमेशा जगमगाता रहता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल के जरिए हो, चाहे क्रिकेट ग्राउंड के जरिए हो, चाहे वीडियो के जरिए हो, चाहे किसी इंटरव्यू के जरिए हो, चाहे ट्विटर के जरिए हो। शोएब अख्तर हो, सरफराज हो, अपने अजहर महमूद हो, या अब्दुल रज्जाक हो, कोई भी आ जाए बॉलिंग कोच, कोई भी आ जाए हेड कोच, जब तक के एहतसाब का अमल निजाम का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त तक हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें कि चाहे वो वकार यूनुस हो, चाहे वो शोएब अख्तर हो, अगर इनके सामने चेक एंड बैलेंस और जवाबदही नहीं होगी, क्राइटेरिया नहीं दिया जाएगा, बताया उनको गोल्स नहीं दिए जाएंगे, तो चाहे कितने ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाएं, चाहे कितने ही माजी के अजीम खिलाड़ी आकर के बड़े बड़े रुतबों पे बैठ के तनख्वाहें लेना शुरू कर दें, वो सिस्टम में कभी तब्दीली ला ही नहीं सकते, क्रिकेटर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। मुझे जवाब दो,
मुझे जवाब दो, 195 रन जो टीम डिफेंड ना कर सके, उस टीम के साथ मसला क्या है? कौन उसका जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार है करंट इंतजामिया और पिछली इंतजामिया, जो आज तक 22 करोड़ आवाम में एक ऑफ स्पिनर ना प्रोड्यूस कर पाई, एक यॉर्कर फेंकने वाला प्रोड्यूस ना कर पाई, एक डेथ ओवर में बॉल कराने वाला प्रोड्यूस ना कर पाई, एक ढंग का कप्तान ना प्रोड्यूस कर पाई। क्या बात कर रहे हो यार? 195 रन, 195 रन तो यकीन मानो किसी भी टीम को जितवाने के लिए काफी होते हैं। कमेंटेटर्स तो यही बात कह रहे थे कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो ये हदफ रोक देगा आराम से, और लेकिन जिस आसानी से इंग्लैंड ने हदफ अबूर किया। तुम्हारे पास यार मोहसिन नहीं है बॉलर, पिछले 4 साल से कोई बॉलर नहीं है। खत्म हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से बॉलर। जो स्टार बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में वो घरों में बैठ करके छमछम खेल रहे हैं। कहाँ गए हसन अली, कहाँ गए फहीम अशरफ, कहाँ गए हुसैन तलत, किधर गए ये लोग? ये सारे के सारे सिस्टम के अंदर खो गए, क्योंकि सिस्टम में ये अंसारी साहब, जब आप शॉर्ट फॉर्मेट से उठा के लॉन्ग फॉर्मेट में प्लेयर्स को लाएंगे तो वो ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे। आपकी 4 डे क्रिकेट होती है, आप वहाँ के प्लेयर्स को इज्जत नहीं देते, और फिर यही निजाम आपका चलता रहता है कि आपके पास प्लेयर ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए आता नहीं है। बेटा आपका निजाम है ही नहीं, आप क्या बात करो? निजाम नहीं चल पाता, निजाम है ही नहीं। जो लड़का अच्छा नजर आया वो तीनों, शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, T20 भी खेलेगा, वनडे भी खेलेगा, टेस्ट मैच भी खेलेगा। अंसारी साहब, आपका पॉइंट हमने लिया। मैं रिजवान से भी जानना चाहता हूँ, आप भी रिजवान हैं, और मैं आपसे रिजवान का भी सवाल करना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि जो सरफराज अहमद को कल मौका दिया गया और रिजवान को बाहर बिठाया गया, ये फैसला सही था मैनेजमेंट का, या ये फिर मैं ये बात करूंगा कि मीडिया के प्रेशर की बायस मैनेजमेंट ने लिया? आई थिंक ये डिसीजन, वैसे अगर देखा जाए तो ये डिसीजन देखें, हम लोगों को बैटिंग टू बी ऑनेस्ट दोनों की नहीं आनी थी, ये शायद सबको पता था। ठीक, सरफराज भी, शादाब ऊपर जाता, इमाद ऊपर जाता, कल तो वहाब भी था, शायद वहाब भी ऊपर चला जाता, तो इन लोगों ने बिल्कुल आखिर में 1-2 बॉलिंग खेलनी थी, अनटिल अनलेस पाकिस्तान बहुत बुरा कोलैप्स करता तो एक अलग बात है। कीपिंग का आवाज ना किया जाए तो जिस तरह की रिजवान ने शो किया, सो कीपर रिजवान ने अपने आप को बेटर प्रूव किया है एज कम्पेयर टू सरफराज। सो द ओनली रीजन जो सरफराज को खिलाने का नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि बाबर आजम wanted him to play ताकि एक कैप्टनसी वाइज उसको हेल्प मिल सके और पीछे से टीम चलाने वाला एक बंदा मिल सके। क्योंकि अगेन सरफराज की अगर उनके नॉन कैप्टनसी वाले मैचेस देखें ना तो वो इतने वोकल कभी भी नहीं होते बिहाइंड द विकेट जितने वोकल वो कैप्टनसी में या इवन जो कल थे। कल बहुत सारे उनके ऐसे मशवरे थे जो आपको नजर आ रहा था कि टीम मैनेजमेंट ने ही सही भले और कप्तान ने इनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि वी नीड यू और तुमने मतलब चलाना है हमें। क्योंकि अब 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जब मरान ने इमाद को ओवर एक्स्ट्रा कवर चौका दिया तो फौरन पीछे से सरफराज की आवाज आई कि बॉल बिल्कुल सही पड़ रहा है, चेंज मत करना। क्योंकि मरान वाज एक्सपेक्टिंग कि मैंने ऑफ पे दे दिया तो ये अपनी लाइन थोड़ी सी सीधी करेगा, और जो कि इमाद ने नहीं करी और वो उसने उठाया जो कि कैच हुआ। इवन जब बेंटन, क्योंकि बेंटन ने पिछले 1-2 मैचेस में शादाब को मारा है काफी, तो जब शादाब बॉलिंग कर रहा था बेंटन को सरफराज की मुसलसल पीछे से आवाज आ रही है कि इसको जान लगाने देना, मतलब है कि फ्लाइट रखना, इसको पेस मत देना बॉल पे, इसको जान लगा के मारने देना। तो आई थिंक वो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, नजर आ रही थी कि सरफराज को कॉन्फिडेंस दिया गया है कि भाई आपने अलॉन्ग विद बाबर थोड़ा चलाना, और उससे टीम को फायदा हुआ, हम जीते। जो टीम में कल इंटेंसिटी नजर आई या ऑन फील्ड जो नजर आया कि अच्छा कैच भी हुआ, एक अच्छा रन आउट भी हुआ, वो मिसिंग था इवन ऑस्ट्रेलिया में भी, इवन इधर के भी 1-2 मैचेस में। सो आई थिंक मैं इस डिसीजन को बड़ा पॉजिटिव देखता हूं, सरफराज की इंक्लूजन। एहतसाब की बात की थी अंसारी साहब ने, अभी हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम ही तरह खबरें दे रहा है, हफीज़ की रैंकिंग की बेहतरी की खबर हो या शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग की बेहतरी की खबर हो, ये खबर नहीं दे रहा कि एहतसाब होगा, यानी 3 दिन से खबरें ज़ेर गर्दिश कर रही हैं कि क्रिकेट कमेटी का इजलास होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं आया, कि कोई पैगाम नहीं आया। आप इस पर क्या कहेंगे? एहतसाब किसका एहतसाब करेंगे? अपना ही एहतसाब करेंगे या किसका करेंगे? क्योंकि क्रिकेट कमेटी में भी वही मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं, 1-2 लोगों के अलावा। सो आई थिंक एहतसाब पिछले जितने भी साल उठा लें, एहतसाब पीसीबी की तरफ से कभी आया तो नहीं सामने। तो अंसारी साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या क्रिकेट कमेटी एहतसाब कर पाएगी? किसका करेगी? उन्हीं के, बिल्कुल सही कह रहे सिद्दीकी साहब, अपने ही लाए हुए बंदों का एहतसाब करने का मतलब है कहेगा भाई मुझे लाए क्यों थे, मैंने कब कहा था आना, मुझे तो काम ही नहीं आता था, तुमने डाला है, अब तुम संभालो। तो भाई मेरे बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका, क्या आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपको आगे भी मदद करते रहेंगे। यकीनन हमारे नाजरीन को भी आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।